जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर यूपी बीएड तैयारी की चौथी क्लास जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जिसमें आपको 50 प्रश्न पूर्ण रूपेण सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए अगर आपको यूपी बीएड में सरकारी कॉलेज चाहिए तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, यानी मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम जिस नाम से पुकारा जाता था वो क्या था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो मृतकों का टीला क्या कहलाता था, मृतकों का टीला कहलाता था। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें देखिए, दूसरा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में से सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो था, ठीक है, भवन वो धान्यागार था। क्या था? धान्यागार। लेकिन यहाँ पर मोहनजोदड़ो में अगर हम और एक खास बात करें तो यहीं पर यानी मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार भी था। ठीक है, तो ये दोनों खास बातें थी कहाँ की, मोहनजोदड़ो की। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, क्या है प्रश्न कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। ठीक है, यानी बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, वो किस वंश से संबंधित थे। तो यहाँ पर जो है जो बुद्ध के दादा पिता जो थे, ठीक है, वो तो अलग, पिता के जो पिता थे वो जो है किस वंश से संबंधित थे, तो वो जो है शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, शाक्य वंश से संबंधित कौन थे? बुद्ध, क्योंकि इनके दादा श्री जो है वो शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो बुद्ध, गौतम बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन, ठीक है, वो कपिलवस्तु के राजा थे। ठीक है, और जो शुद्धोधन के पिता थे वो शाक्य वंश के, ठीक है, संबंधित थे, जिस वजह से गौतम बुद्ध जो भी हैं वो भी शाक्य वंश से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा चौथा, गौतम प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, यानी प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, प्रथम बौद्ध सभा जो है वो कहाँ आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो राजगृह में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? राजगृह में। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 में राजगृह में आयोजित की गई थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप ने की थी। ठीक है, शासनकाल किसका था? तो अजातशत्रु का था। ठीक है, तो वैशाली में देखा जाए तो वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध संगीत 383 में आयोजित की गई थी वैशाली में, जिसका अध्यक्ष जो है साबक मीर था। ठीक है, और हम बात करते हैं तो पाटलिपुत्र में जो है वो तीसरी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी 255 ईसा पूर्व में, जिसका जो है अध्यक्ष जो है मोगालिपुत्र तिस्स था। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर जो है वो किसको माना जाता है? तो यहाँ पर जो है ऋषभ देव को माना जाता है। किसको माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है। और इसमें महावीर स्वामी जो हैं वो 24वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं। ठीक है, जो कि जैन धर्म के प्रमुख संस्थापक भी हम इनको कह सकते हैं, किनको? जो महावीर स्वामी हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण, यानी इनकी एक प्रकार से मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, इन्होंने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। तो इनका जो परिनिर्वाण हुआ था वो पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावा, यानी पावापुरी में हुआ था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, जो कि 468 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, 80 वर्ष की आयु में। उसके बाद 7वां नंबर देखिए कि क्या है क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है रॉक एडिक्ट 8, ठीक है, रॉक एडिक्ट 13। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो कलिंग युद्ध जो है वो 261 बीसी में हुआ था। ठीक है, कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने
किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो किनके सिक्के जो हैं, तो वो गुप्त वंश के जो सिक्के थे वो संगीत के प्रति जो हैं वो प्रेम दिखाते थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपने पढ़ा है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिहिर, ठीक है, क्या है? मिहिर, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? ठीक है, तो मिहिर भोज जो हैं वो प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? प्रतिहार वंश से। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन आया था मिहिर भोज। ठीक है, तो यहाँ भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? भोज, यानी मिहिर भोज जो है वो प्रतिहार वंश का महानतम राजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 13 नंबर, गीत गोविंद के रचनाकार कौन हैं? तो गीत गोविंद की रचना जो है वो जयदेव ने की है। किसने की है? जयदेव ने। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुराना किला किसने बनवाया था? तो जो पुराना किला है उसको शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? शेर शाह ने बनवाया था। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? ठीक है, तो जो 1540 में हुमायूं को बाहर किया गया था वो कौन सा युद्ध था? तो 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। उस दौरान जो है हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर भगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? ठीक है, तो पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो रेड ड्रैगन था। कौन सा था? रेड ड्रैगन जो है वो पहला भारत में आने वाला अंग्रेजी जहाज था। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ठीक है, तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक जो उपनिवेश था, यानी उन्होंने पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो मछलीपट्टनम में की थी। कहाँ की थी? मछलीपट्टनम में। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो किस नाम से प्रकाशित हुआ था? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो यहाँ पर जो है भारत भाग्य विधाता नाम से जो है प्रकाशित हुआ था जनवरी 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है, यानी गीतांजलि जो है किस विधा की रचना है? तो गीतांजलि में हमने जाना है कि इसमें कविताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कविता ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो जो टेलीग्राफ लाइन है वो सर्वप्रथम जो है कलकत्ता से आगरा तक में बिछाई गई थी। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ठीक है, अलिखित संविधान। तो अलिखित जो संविधान है यानी लिखा नहीं गया है वो कहाँ का है? यूके है का। ठीक है, यूके का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक 22 नंबर देखिए कि क्या लिखा है? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो था वो सर बी.एन. राव थे। कौन थे? सर बी.एन. राव थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, अध्यक्ष थे। इनको जो है भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो संचालन समिति के सदस्य थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संचालन समिति के सदस्य थे। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष और प्रथम राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रेस की स्वतंत्रता
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 में जिक्र है। किस में है? अनुच्छेद 19 में किसका जिक्र है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र है। ठीक है। और 21 में क्या है? 6 से 14 वर्ष 21A में जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या चाहिए? निःशुल्क शिक्षा का जिक्र किया गया है। ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर देखिए क्या कहता है कि 24 नंबर देखिए, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो यानी राष्ट्रपति ने जो है अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो वो लगभग जो है 3 बार किए हैं। कितनी बार किए हैं? 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। किसने? राष्ट्रपति ने। तो 3 बार की है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो जो 3 बार की है तो ध्यान दीजिए, जो 3 बार इन्होंने किया है वो 26 अक्टूबर 1962 में इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में, दूसरा 1971 में, तीसरा 1975 में। ठीक है। आंतरिक अशांति के कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि 25 नंबर, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? ठीक है। तो कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 26 नंबर देखिए क्या है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखिए क्या है कि भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो, तो यहाँ पर जो ब्रिटिश राज यानी रानी के पास अधिकार हैं वही भारतीय राष्ट्रपति के पास भी अधिकार है। ठीक है। संवैधानिक अधिकार जो ब्रिटिश रानी एलिजाबेथ के पास है वही जो है यहाँ पर भी राष्ट्रपति को जो है अधिकार प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखिए क्या है कि केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा थे क्या केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है। और जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? जीवी मावलंकर थे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? ठीक है। तो जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है कि राष्ट्रीय एकता परिषद यानी NIC का अध्यक्ष कौन है? ठीक है। यानी कि NIC का अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर जो है जो NIC का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? तो ये करंट का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल है वो सही हो जाएगा। ठीक है। इसी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? बांग्ला कर दिया गया था। ठीक है। क्या कर दिया गया था? बांग्ला कर दिया गया था, जो अभी तक जानकारी नहीं आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2020 का मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ संसार में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? यानी संसार की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीलंका की। ठीक है। श्रीलंका की जो प्रधानमंत्री थी वही थी, उनका नाम था सिरिमाओ भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 33 नंबर देखिए क्या है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है, यानी भारत की जो मुख्य भूमि है किस अक्षांश के बीच फैली हुई है, तो 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 6 अंश उत्तर के मध्य में स्थित है हमारी भारत की स्थिति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 34 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। किस नंबर का देश है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, 7वां बड़ा देश है हमारा भारत देश। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है देखिए, हमारे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। तो जो हमारे हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है वो कौन सा जिला है, किन्नौर है। कौन सा है, किन्नौर जो जिला है वो जो है चीन से सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 36 नंबर, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, यानी केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, और सबसे अधिक वन जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो है सुंदरवन नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा, सुंदरवन नेशनल पार्क को क्या किया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है, जो कि कोलकाता एवं पश्चिम बंगाल में डेल्टा का निर्माण करता है। सुंदरवन सबसे बड़ा जो है डेल्टा वाला क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, चिल्का झील। ठीक है, यहाँ पर देखिए चिल्का झील क्या है, उड़ीसा में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये डल और नागिन झील जो हैं लगभग 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में ही दोनों झीलें हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखिए कि गॉडविन ऑस्टिन एक है, यानी गॉडविन ऑस्टिन क्या है, जिसको K2 भी बोलते हैं, तो एक शिखर है यानी चोटी है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी हम बात करते हैं तो गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 की ही चर्चा होती है, नंदा देवी की नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर K2 गॉडविन ऑस्टिन ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है, जिस पर लड़ाई चलती रहती है। ठीक है, नंदा देवी जो है वो कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो चलिए जो गॉडविन ऑस्टिन है इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, वो 8000 कुछ है। ठीक है, तो 8000 कुछ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर 8611 मीटर है किसकी ऊंचाई, गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 की। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो क्या है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात, तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है, शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, कावेरी नदी को ही जो है क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसको, कावेरी नदी को। ठीक है, और जो गोदावरी है, ठीक है, उसको वृद्ध गंगा के भी नाम से जाना जाता है। किसको, गोदावरी नदी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ जो हैं वो हिमालय पर्वतमाला में स्थित हैं। हिमालय पर्वतमाला में जो है नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। 43 नंबर देखिए यहाँ पर क्या है कि लेटराइट। ठीक है,
लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लैटराइट मिट्टी देखिए, जो लैटराइट मिट्टी होती है वो भारी वर्षा वाले प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भारी वर्षा वाले प्रदेशों में, यानी जब जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है वहाँ पर लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को दो आब कहते हैं। क्या कहते हैं? दो आब कहते हैं। जैसे गंगा और यमुना के बीच का स्थान उत्तर प्रदेश में बहुत सारा है, बहुत उपजाऊ है, और पंजाब में जो है बहुत सारी 5 नदियों के बीच में जो है बहुत सारे उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, तो उसको दोआब बोलते हैं, जहाँ पर दो नदियों के बीच का स्थान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 45 नंबर देखिए कि भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो सबसे ऊंचा नदी निकास बेसिन है वो महानदी का है। किसका है? महानदी का है। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं, ठीक है, और नर्मदा नदी को जो है, ठीक है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। कौन सी है? गोदावरी नदी जो है वो क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसको बूढ़ी गंगा कहते हैं। ठीक है, और कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 47 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि साइलेंट वैली स्थित है। तो साइलेंट वैली जो है वो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, साइलेंट वैली। ठीक, तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो जो केरल में स्थित है, असम में आपको पता है विश्व की, ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील स्थित है। ठीक है, वो असम में स्थित है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर देखिए, नाम दाफा नेशनल पार्क स्थित है। तो नाम दाफा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नाम दाफा नेशनल पार्क। ठीक है, तो नाम दाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि सबसे उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का, यानी भारत देश का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? ठीक है, किस आधार पर जो है संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, किस संशोधन के द्वारा? तो यहाँ पर जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में चलाया गया था, यानी लागू किया गया था, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। और जो 52वां संविधान संशोधन है वो 1985 में, ठीक है, जो कि 1985 में हुआ था, जिसमें 10वीं अनुसूची में जो विषय है, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, ठीक है, दल बदल कानून संबंधी जो प्रावधान है वो 52वें संविधान संशोधन में है। ठीक है, जो कि 10वीं अनुसूची में है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो जो झूम कृषि है वो अभी भी जो है मिजोरम में की जाती है। ठीक है, झूम कृषि। तो यहाँ पर क्या है, 50 क्वेश्चन जीके के अटेंड कर लिए गए। ठीक, यहाँ पर जो आंसर था उसके साथ जो और अच्छे आंसर बनाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं, वो सब अटेंड किया गया इस प्रश्न के अंतर्गत, इस मॉडल पेपर के अंतर्गत। ये 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसका फुल सोल्यूशन 50 क्वेश्चन का दिया गया, बहुत ही सरल शब्दों में दिया गया। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। ऐसे ही आपको पर डे एक क्लास ज़रूर मिलेगी हिंदी सामान्य ज्ञान, पूरा जब तक पेपर यानी 6 जुलाई के पहले तक आपको मिलता रहेगा। तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन ज़रूर करिए और आप अपने को अपडेट करते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।